गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो कि समास है। और ये कक्षा 7वीं से हम लोग पहले भी पढ़ते हैं, लेकिन 7वीं 8वीं में भी पढ़ते हैं और 9वीं में पढ़ते हैं। और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि अपठित गद्यांश और काव्यांश जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे हिंदी भाषा में आने वाला पहला दूसरा क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है। तो उसमें जो है कभी कभी MCQ, उससे रिलेटेड MCQ में भी समास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका इसके बारे में इस जानकारी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आप समझिए कि मिनिमम शब्दों में इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और कैसे रख सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन देते हुए और आसान सा तरीका मैं बताऊंगी, और जिसको कि आपको ध्यान में रखना है और आप इजीली इसके सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समास की सबसे पहले हम लोग परिभाषा जाने तो समास जो होता है ना, वो किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में करने का साधन होता है, संक्षिप्त करने का, छोटा करने का, ठीक है ना। स्टार्ट से हम लोगों ने पढ़ा है, व्याकरण में एक भाग होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आपने उसको बार बार पढ़ा होगा कभी भी, तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे यही काम करते हैं। और इससे क्या है ना कि इन सब के प्रयोग से आप कभी भी कहीं भाषण देने जाते हो या कहीं भी निबंध लिखते हो, तो अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप अपने लेखनी में या अपने बोलने में करते हो, तो सुनने वाला, पढ़ने वाला के लिए वो एक अट्रैक्शन, आकर्षण होता है कि हाँ, ये नॉलेजेबल पर्सन है, इसके पास इन सब चीज़ों की भी जानकारी है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं यूजुअली कि एक ही बात को बहुत लोग बहुत तरीके से कहते हैं, लेकिन किसी की बात को सुनने में हमें बहुत ही आनंद आता है और हम चाहते हैं ये बोलता रहे और हम सुनते रहे, और किसी की बात से हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में भाषा की पकड़, भाषा में आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका बहुत महत्व होता है। और इसी सब के लिए आपको अलग अलग टॉपिक्स हिंदी व्याकरण में पढ़ाए जाते हैं और जिसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले क्या है कि संक्षिप्त रूप, संक्षेप करके, छोटा करके जब हम लोग किसी भी चीज़ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम लोग समास कहते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण है, जैसे देव प्लस आलय, देवालय, देवताओं का घर। ग्रामवासी, गांव में रहने वाले को ग्रामवासी कहते हैं या ग्रामीण कहते हैं, तो गांव में रहने वाला। अब समास के मुख्य लक्षण, मुख्य गुण क्या है समास के, कि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। हम लोग व्याकरण की किताब में ये भी पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का मेल, ठीक है ना। अब शब्द और पद में क्या अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है, ठीक है ना। गौर कीजिए कि जब हम लोग, शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि कमल, कमल एक शब्द है, ठीक है। और जब हम लोग उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं, जैसे कि कमल तालाब में खिलता है, ठीक है, तो ये एक वाक्य में हमने कमल शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ पे ये पद कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वाक्य में जब वो प्रयुक्त हो गया तो उसको पद कह दिए, और जब तक वो स्वतंत्र है तब तक वो शब्द है, ठीक है ना। और समास के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है या पदों का मेल होता है। इसके बीच में जनरली देखा जाता है कि विभक्ति का लोप हो जाता है। अभी आपको उदाहरण में बताया गया, देवताओं का घर, विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, वो वाले चैप्टर को याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, वो सीरीज को याद कीजिए। और वो उस कारक, उनको कारक कहते हैं जो कि शब्दों के बीच के संबंध को बताते हैं, और उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है, और उस शब्द को हम लोग इकट्ठा करके लिख देते हैं। उसके बाद बनने वाला शब्द अक्सर एक शब्द होता है, विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसको तोड़ने की क्रिया को हम लोग विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, मतलब जिसमें शब्द को तोड़ करके लंबा करके लिखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं समास के भेद, जो कि इंपॉर्टेंट है और मेनली जो है सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं MCQs के रूप में, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं और थोड़ा सा उलझन पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप समझदारी से पढ़ लेंगे और समझ करके पढ़ लेंगे तो उलझन की तो जगह ही नहीं बचेगी, है कि नहीं। तो समास के भेद, समास के मुख्यतः हम लोग 6 भेद जानते हैं, ठीक है ना। समास में जो है वो पहला भेद कहलाता है अव्ययी भाव समास। नाम में परिभाषा छिपी हुई है, ये मेरा मतलब मूल फंडा है एक तरह से। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि
मेरे पढ़ाने में मैं ये बात बार बार रिपीट करूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को, चाहे जब मैं बायो पढ़ाऊँगी तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, और अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, रटी हुई चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। रटी हुई चीज़ ज़्यादा कठिन लगती है और वो हम लोग समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप एक बार समझ के पढ़ लेते हो ना, तो वो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलते। तो इसलिए चीज़ों को समझने पे ध्यान दिया कीजिए। बचपन में हमने रटा है, बहुत कुछ रटा है, और अभी भी टर्म्स हमें याद करने पड़ते हैं, लेकिन चीज़ों को अगर हम नाम के साथ समझ लें तो फिर हम लोग उसको कभी भी नहीं भूल पाते हैं। तो उसको समझने पे ध्यान दीजिए। अव्ययी भाव समास, ऐसा समासिक शब्द, ऐसा समास जिसमें कि पहला पद, अब पहला पद और द्वितीय पद क्या हुआ, समास में दो पद होते हैं। पद अभी मैंने बताया कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको पद बोलते हैं। तो प्रथम पद, जिसमें प्रथम पद कहें या शब्द कहें, एक ही चीज़ है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वो अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है, आपने अपने चैप्टर्स में क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, पिछले पार्ट इसमें भी पढ़ा होगा कि वो शब्द जो कि अविकारी, अव्यय या अविकारी, तो जिसमें विकार नहीं होता, मतलब कि जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है ना। जैसे कि लड़का है तो वो से लड़के, ठीक है, इस तरह से उसका बहुवचन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का रूप बदलता है, लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन सब शब्दों के अंतर्गत, इन सब ग्रुप्स में जो शब्द आते हैं उनका रूप कभी भी नहीं बदलता है। चाहे वो स्त्रीलिंग में लगे, पुल्लिंग के साथ लगे, चाहे वो किसी भी काल के वाक्य में लगे, ठीक है ना, उसका रूप कभी भी नहीं बदलता है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऐसे शब्दों का रूप नहीं बदलता है, तो उनको हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो, उप, पर, बिना, प्रत्येक, अति आदि इस तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे इसके विग्रह में से, में, पर के लिए ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे उपकार, ऊपर से किया गया कार्य, परलोक, इस लोक के परे का लोक, प्रतिदिन, प्रतिदिन, अधोगति, नीचे की गति, ठीक है ना, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा भेद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास में क्या होता है कि दो पद तो सब हमेशा रहेंगे, वो दो पद में एक विशेषण होता है। विशेषण किसको कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा शब्द जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम होता है, या उसी को विशेष्य भी कहते हैं, जो आपने विशेषण के पाठ में पढ़ा है। तो कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेंगे, नील कमल, तो नीला कमल। अब यहाँ कमल क्या है, कमल संज्ञा है, क्योंकि ये फूल का नाम है, ठीक है ना। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द जो इसके पहले आया है नीला, नीला विशेषण हो गया और कमल विशेष्य हो गया। तो ऐसे जो विग्रह हो रहा है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार में। तीसरा प्रकार हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की क्या खासियत होती है, अब इसको सुनिए कि द्वंद्व समास में भी दो पद हैं, लेकिन ये दोनों पद जो होते हैं या तो सहचर शब्द के पद होते हैं, उनमें एक रिलेशन होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सहचर शब्द हैं, साथ चलने वाले शब्द हैं, ठीक है ना। या विलोम शब्द का जोड़ा होता है, जैसे कि लाभ हानि, रुपया पैसा, ठीक है ना, सुख दुख। तो इनको जब हम लोग लिखते हैं कहीं पर तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चिन्ह बीच में डैश जैसा चिन्ह यूज करते हैं। विराम चिन्ह में आपने पढ़ा होगा, जिसको कि योजक चिन्ह कहते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो इसमें दो पद होते हैं जो सहचर होते हैं या तो विलोम होते हैं, और उनको योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। और यूजुअली जब इनका विग्रह किया जाता है तो उस योजक चिन्ह को बस हटा करके और बीच में जोड़ दिया जाता है। माता पिता तो माता और पिता, गुरु शिष्य गुरु और शिष्य, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण, और इसी तरह से और भी अनेक होते हैं। तो योजक चिन्ह की उपस्थिति होगी और विलोम या सहचर शब्द होंगे, तो उनको हम लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। अगला हमारा भेद आ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास
हर समास में दो पद हैं, ठीक है ना। अब द्विगु समास में क्या है कि पहला पद संख्यावाचक होगा, किसी न किसी संख्या को वो डिनोट करेगा, वो 1 2 3 4 जो संख्या होती है, ठीक है ना, उसको डिनोट करेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह, द्वारिका 2 आर्यों वाला, चतुरंग 4 अंगों से युक्त। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसमें पहला पद कोई ना कोई संख्या को डिनोट करता है, संख्या के बारे में बताता, और उसी को हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की ये खासियत होती है कि इसमें सामासिक पद जो होता है वो अपना अर्थ छोड़ करके एक तीसरा ही अर्थ दे देता है, ठीक है ना। वो जैसे सुनिएगा वो नहीं दे करके वो एक विशेष अर्थ देता है, एक अलग अर्थ देता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोग अपने बोलचाल में यूज करते हैं, जैसे दशानन। जब भी आपने शब्द सुना होगा दशानन, तो दशानन रावण के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 10 आनन तो किसी के हो नहीं सकते हैं, आनन का मतलब मुख होता है, तो 10 आनन यूजुअली तो किसी के हो नहीं सकते हैं। क्योंकि अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि मैम इसमें तो पहला पद जो है वो 10 है जो कि संख्या है, तो ये द्विगु क्यों नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी बात समास में ये ध्यान रखने की होती है कि आप इसका विग्रह कैसे करते हो, आप इसको तोड़ते कैसे हो, ठीक है ना। तो और ये भी देखा जाता है कि यूजुअली ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना, कि दशानन ऐसे 10 मुख वाले किसी आदमी को देखा है आपने? नहीं ना देखा है। वो हमारे पौराणिक गाथा में रावण के 10 मुख माने जाते हैं, और इसीलिए जहाँ दशानन आएगा वहाँ रावण ही दिमाग में आएगा। अगर नीलकंठ, तो नीलकंठ वाला कोई व्यक्ति आपने देखा है? नहीं देखा है। वो नीलकंठ हम लोग शिव जी के लिए ही यूज करते हैं, लंबोदर हम लोग गणेश जी के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे शब्द विशेष करके जिसके लिए यूज किए जाते हैं, तो एक तीसरा अर्थ इस तरह से ये दे रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और बार बार मैं कह रही हूँ कि विग्रह करने के तरीके पे भी निर्भर करता है। अगला हम लोगों का आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो ऐसा समास है जिसमें कि दूसरा पद प्रधान होता है, और साथ ही इसको पहचानने का किताबों में परिभाषा में ज़्यादातर यही लिखा रहता है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। पर द्वितीय पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें मुख्यतः आपको दिमाग में रखना है कि इसका जब विग्रह होता है तो कोई ना कोई कारक चिन्ह आएगा ही आएगा बीच में, और कारक चिन्ह जैसे ही देखिएगा तोड़ने पर अगर उसको विस्तृत करते हैं और कारक चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह वही हुआ कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, और ये अगर तोड़ने पर आ जाता है तो वो हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत वो सारे शब्द को रखते हैं। जैसे देखिए देव द्वार, देव का द्वार, जल कलश, जल से भरा हुआ कलश, तो देव का, जल से, गांव का, ठीक है, और उसी आधार पर इसके उपभेद हैं। तत्पुरुष समास कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे राम का भक्त, तो वो कर्म तत्पुरुष, क्यों? कर्म कारक का चिन्ह होता है का, ठीक है। करण कारक का चिन्ह होता है संप्रदान के लिए होता है के लिए, अपादान से, तो इसका जो है चिन्ह के आधार पर इसके उपभेद को बांटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टॉपिक हुआ, लेकिन इस टॉपिक के बाद एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि कहीं कहीं पे एडिशनली देखा जाता है कि एक और समास को कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है जिसको हम लोग नए समास के नाम से जानते हैं, जिसमें कि नहीं का सेंस आता है। जैसे अनाथ, ठीक है, जिसका कोई नाथ नहीं है, तो नहीं का सेंस आया, तो ऐसे समास को नए समास के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि एमसीक्यू में बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरह का भी पूछ दिया जाए, तो उस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। अब है समास और विग्रह में अंतर। समास मतलब क्या हुआ कि छोटा और संक्षिप्त शब्द, विग्रह उसको डिटेल करके विस्तार से बताना। विभक्ति का लोप हो जाता है, इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें एक शब्द बनते हैं, इसमें कई शब्द आ जाते हैं, क्योंकि उसको फैला करके हम लोग विस्तार से लिखते हैं। इसमें उदाहरण जैसे है देवालय, और ये हो गया देवोकाल है, तो आसान सी बात है,
देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समास के लाभ, भाषा को छोटा और सुंदर करना। व्याकरण पढ़ करके हम लोग अपनी भाषा को ज़्यादा मतलब क्या प्रभावशाली बना सकते हैं। व्याकरण के अलग अलग भागों का प्रयोग करके हम लोग अपनी लेखनी को, अपनी बोलने वाली चीज़ को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। कविता और गद्य को प्रभावशाली बनाना, कम शब्दों में गहरा अर्थ समझाना, लेखन को में आकर्षकता को बढ़ाना, वो कि उसको पढ़ करके पाठक को अच्छा लगे, श्रोता को सुनना अच्छा लगे। और इसी के साथ मैं समझती हूँ कि शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मीन कैसे पहचानते हैं उसको एकदम दिमाग में रखिएगा। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद अव्यय, कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य का जोड़ा, तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह का उपस्थित होना, द्वंद्व समास, योजक चिन्ह उपस्थित होना और सहचर या विलोम शब्द होना आपस में, और द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाचक, बहुब्रीहि समास, एक तीसरा ही अर्थ जो देता है। ये टर्म्स जरूर आप याद रखिएगा, तो आप इजीली सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अब चैप्टर के अंत में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन हो जाना चाहिए, जैसे क्वेश्चंस, जैसे प्रश्न आपको यूजुअली पूछे जाएंगे, क्योंकि बड़े क्लास में आने के बाद ना छोटे में हम लोगों से परिभाषा भी पूछी जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े क्लास में आते हैं तो हम लोग उसका प्रयोग करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप सप्तम के विद्यार्थी हों, चाहे आप अष्टम के विद्यार्थी हों, चाहे आप नवम के विद्यार्थी हों, ठीक है ना, इन सारी कक्षाओं में आपको ये काम आने वाला है। और इसीलिए इससे रिलेटेड हम लोग MCQ देख लेते हैं। जैसे कि पहला है समास को पहचानो, और यहाँ पे आपको उत्तर भी साथ में दिया हुआ है। तो समास का या तो विग्रह करना या उसको पहचान करके उसका नाम लिखना, ये आता है। या जैसे यहाँ है कि आपको कभी कभी मैथ द फॉलोइंग टाइप से भी आ जाएगा। तो मतलब आपकी अगर पकड़ हो गई है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आंसर दिया हुआ है साथ में, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।